स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल दुष्ट बुनाई रेशम। भारी मन से आदर्श ने अपनी गति तेज कर दी। भगवान जानता था कि क्या प्राणी उनका पीछा कर रहा था या वास्तव में उनके ठीक ऊपर था। काला जहरीला मियाज़मा एक पल में अधिकांश प्राणियों को मारने में सक्षम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी प्राणी इसमें निवास करने में सक्षम नहीं है। सच तो यह था कि आदर्श ने पहले ही देख लिया था कि वहां प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यह संभावना नहीं थी कि आयोजक खजाने को ऐसी जगह पर रखेंगे। यह स्पष्ट रूप से एक निषिद्ध भूमि थी जिससे प्रतिभागियों को आसानी से अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। जैसा उसने सोचा था, कुछ गलत हो गया। उनके आगे की टीम मर चुकी थी और उनका खून बहने के लिए उन्हें उल्टा लटका दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर के ऊपर का प्राणी खून का प्रशंसक नहीं था। कुछ समय बाद आदर्श ने टोनी से पूछा, हम कहाँ हैं? टोनी पलटा। उसका माथा ठंडे पसीने से ढका हुआ था, जबकि उसकी आंखें दहशत से भरी हुई थी। जब आदर्श ने उसकी प्रतिक्रिया देखी तो उसे तुरंत कुछ एहसास हुआ। उसने तुरंत एलिन से अपने आसपास रोशनी करने को कहा। एलिन ने शानदार ब्रिलियंट लाइट डाली, जिससे पास की ऊंची दीवारें दिखने लगी। आगे का स्थान विशाल था और ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी तालाब का तल हो और ठीक बीच में काली काली शिला थी। आदर्श को अपनी त्वचा रेंगती हुई महसूस हो रही थी। घरे, तुम क्या सोच रहे हो? आदर्श गुस्से में था। मैं थोड़ा घबरा गया और गलत रास्ता चुन लिया। बाहर निकलने पर 7 रास्ते थे, इसलिए मैंने सही रास्ते के बगल वाले रास्ते को ले लिया होगा। लेकिन अगर मैंने गलत रास्ता भी चुना तो भी हमें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए। टोनी पीले चेहरे के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वापस चलो, आदर्श ने निर्णायक रूप से कहा। 4 लोगों का समूह तुरंत उसी रास्ते से चला गया था जहां वे आए थे। टेढ़े मेढ़े रास्ते को छोड़ने के बाद वे आसानी से जगह का अनुसरण कर सकते थे और उस पहाड़ की ओर अपना रास्ता बना सकते थे जहां से वे आए थे, क्योंकि यह एकमात्र स्थान था जहां जहरीला कोहरा इतना पता था कि वे उस स्थान को सुरक्षित रूप से छोड़ सकते थे। भारी दबाव में नेतृत्व करने की बारी आदर्श की थी। उसने उस रास्ते का सख्ती से पालन किया जो उसने पहले याद किया था, क्योंकि उसने अभी तक टोनी पर पूरा भरोसा नहीं किया था। उसे बाहर निकलने का रास्ता खोजने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समूह ने अपनी स्पीड तेज कर ली। उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। कुछ समय बाद जब ब्रिलियंट लाइट ने उसी गहरे काले पत्थर को दिखाया जिस पर खून टपक रहा था, तो उन्हें लगा जैसे वे पागल होने वाले थे। हम हम यहाँ फिर से वापस आ गए हैं। एली ने अविश्वास से अपने सामने चट्टान को देखा। उसकी आवाज डर से भरी थी। आओ फिर से कोशिश करें। अब किसी भी हालत में हम यहाँ नहीं फंसेंगे। हम यह जगह छोड़नी ही पड़ेगी, टोनी ने कहा। भले ही हम यहाँ फंस गए हो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। उनके ऊपर केली और उसके समूह की लाशें लटक रही थी। संभावना यह थी कि उनका खून भी सूख गया था। शिलाखंड के छेद में खून पहले ही बह चुका था और झरने की तरह नीचे बह रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने इसे कितनी बार देखा था, यह अभी भी डरावना था। आदर्श ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। हालांकि वह उनके ऊपर के प्राणी का सामना करने के लिए बेहद अनिच्छुक था, फिर भी वह जानता था कि भागने की कोशिश करना बेकार था। वे यहाँ बार बार आते रहे। यह पता चला कि प्राणी को उनके जाने देने पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि समूह अंततः वापस आने वाला था। आदर्श ने गहरी आवाज में एलिन से कहा, एलिन, ब्रिलियंट लाइट को धीरे धीरे उठाओ, लेकिन बहुत जल्दी नहीं। एलिन भी घबरा रही थी। उसने अपने होठों को काटा और आदर्श के निर्देशों का पालन करते हुए ब्रिलियंट लाइट का उपयोग करके उनके ऊपर के भयानक अंधेरे को रोशन कर दिया। नारंगी रोशनी ने धीरे धीरे अंधेरे को दूर कर दिया और हवा में लटके हुए शवों को रोशन कर दिया। उनके शरीर बहुत पतले थे क्योंकि उनका खून सूख गया था। यह कल्पना करना कठिन था कि जो छात्र कुछ समय पहले जीवित थे, उनका इतने कम समय में ऐसा अंत हो जाएगा। आदर्श को आश्चर्य हुआ कि अगर आयोजक और दर्शक इसे देखेंगे तो उन्हें क्या महसूस होगा। रोशनी बढ़ती रही और अंततः वे स्पष्ट दृश्य पाने में सफल रहे। उन्होंने शवों से जुड़े हुए बुने हुए रेशम जैसे कुछ पारदर्शी तार देखे। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती गई,
उन्होंने और भी अधिक तारे देखी। उन्हें यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि बहुत सारी लाशें ऊपर लटक रही थी। कई लाशें मम्मियों की तरह पूरी तरह सूख चुकी थी। यह बताना कठिन था कि वे यहाँ कितने वर्षों से थे। क्या ये किस प्रकार के नमूने हैं? टोनी ने दांत खिटखिटाते हुए कहा। आदर्श ने बात नहीं कि वह जानता था कि जीव उनके ऊपर कहीं बुने हुए रेशम के बीच में था। कुछ चल रहा है, एलिन ने कुछ देखते हुए कहा। आदर्श ने उस दिशा का अनुसरण किया जिसकी ओर एलिन ने इशारा किया था, और उसने एक प्राणी को देखा जिसके शरीर के किनारों पर बिच्छू या मकड़ी की तरह कई पैर थे। बादल भरी हवा के कारण उसे पैरों की संख्या गिनने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन वह प्राणी को रेशम के धागों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते हुए देख सकता था। यदि उन्होंने रेशम नहीं देखा होता तो वे बस यही सोचते कि यह जीव हवा में घूम रहा था। जीव रेंगकर नीचे आ रहा था। उसका शरीर आश्चर्यजनक रूप से इंसान के समान था। इसके मार्शल शरीर की तुलना में इसका सिर छोटा था और सांप की तरह लंबी पूंछ थी। उसके शरीर का अधिकांश भाग जहरीली शल्कों से ढका हुआ था। इसका स्वरूप मनुष्य, बिच्छू, मकड़ी और सांप के संयोजन जैसा था, और बाहरी दुनिया के डेमन प्राणियों की तुलना में कई गुना अधिक डरावना था। जैसे ही एलिन ने जीव को देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है और उसके हाथ पैर कमजोर हो गए हैं। वहां एक और है। टोनी ने पास की एक दीवार की ओर इशारा किया। दीवार बिल्कुल सीधी थी और ठीक उस जगह जहां रोशनी अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच गई थी, एक समान दिखने वाले प्राणी दीवार के साथ नीचे चढ़ रहा था। इसकी आंखों पर कोई ध्यान केंद्रित नहीं था, फिर भी वे प्राणियों के लालच और बर्बरता और उनके द्वारा छोड़ी जा रही मृत्यु की तेज गंध को महसूस कर सकते थे, जैसे कि वे नर्क से आए हो। क्या क्या कोई इन प्राणियों को पहचानता है? टोनी ने पूछा। एलिन और नंदिनी दोनों ने कभी उनके जैसा कुछ नहीं देखा था। उन्होंने उस जीव के बारे में कभी अपनी किताबों में भी कुछ नहीं पढ़ा था। हालांकि यह तथ्य कि वे इतने कम समय में पूरे समूह की हत्या कर सकते थे, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे कितने खतरनाक थे। आदर्श, मुझे डर है कि हम अपनी मौजूदा ताकत से उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुझे आइस क्रिस्टल धनुष का उपयोग करना पड़ सकता है। नंदिनी ने आदर्श से फुसफुसाया। आदर्श ने सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से प्राणियों के साथ खिलवाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि वे लापरवाह होते तो उनका भी अंत दूसरी टीम की तरह ही होने वाला था। अगर नंदिनी का मानना था कि उसे आइस क्रिस्टल धनुष का उपयोग करना होगा, तो इसका मतलब था कि वे अपनी वर्तमान ताकत के साथ डीमन प्राणियों को हराने में असमर्थ थे। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल। दिल को निगलने वाला नार्कियोर डीमन। झुकना। नंदिनी ने और इंतजार नहीं किया। मौत पहले ही दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। यदि वह प्राणियों को पहले हमला करने देती तो प्रतिक्रिया करने से पहले वे युद्ध में लूटे गए सामान की तरह हवा में लटक जाते। उसके निर्वाण आइस डोमेन की तीखी ठंड ड्रैगन तालाब की गहरी खाई में बेतहाशा फैल गई। जैसे ही आइस का मैजिक जमा होने लगा, बर्फ के टुकड़े हवा से बेर के फूलों की तरह गिरने लगे। इतना इतना ठंडा! टोनी ने अपने हाथ अपनी बाहों पर रगड़े। अन्य तीनों को ठंड के कारण तुरंत असहजता महसूस हुई। नंदिनी ने इस बार जो निर्वाण आइस डोमेन लॉन्च किया था वह सामान्य से कहीं अधिक मजबूत था। हर बार जब आइस क्रिस्टल धनुष को बुलाया जाता था तो ऐसा महसूस होता था जैसे यह पूरी जगह को सफेद बर्फ से ढक देगा और रंग में थोड़ा सा भी अंतर नहीं आने देगा। बुनाई के रेशम पर लटके दिल भक्षी नार्कियो डीमन को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं लग रहा है। उसका छोटा सिर खुल गया जिससे कई मुंह दिखाई देने लगे, जिनमें से प्रत्येक में आरी के दांतों की तरह नुकीले नुकीले दांत थे। यह काफी भयानक दृश्य था। हृदय भक्षी नार्कियो डीमन की आंखें नहीं थी, लेकिन वे महसूस कर सकते थे कि प्राणी जानलेवा लालच से उन्हें घूर रहा था। प्राणी अचानक नंदिनी की दिशा में तेजी से भागा। इसकी गति बिल्कुल पागलपन भरी थी। कोई ठोस रास्ता न होने के बावजूद वह हवा में स्वतंत्र रूप से घूम रहा था।
यह जाल पर मकड़ी की तरह घूमेगा, बिच्छू की तरह दौड़ेगा या कभी कभी सांप की तरह फिसलेगा। इसने नंदिनी पर साहसपूर्वक अटैक नहीं किया क्योंकि ऐसा लग रहा था वह उससे डर रहा था। यह समूह के ऊपर अपना स्थान बदलता रहा। आदर्श ने एक धुंधली छाया को तेजी से टिमटिमाते हुए देखा। जीव इतना तेज था कि उसे उसकी हरकतें भी साफ नजर नहीं आई। यह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक था। अगर वे प्राणी के ठिकाने की भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे। यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमें क्या करना चाहिए? हम सब मरने वाले हैं, टोनी चिल्लाया। वह घातक प्राणी समूह के ऊपर आगे पीछे घूमता रहा। हर कोई बता सकता है कि हृदय भक्षी नाट्य दानव स्पष्ट रूप से उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। एक अकेला हृदय पक्षी नाट्य दानव उन्हें पशुओं की तरह काट सकता है। इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं कि दीवार पर एक और खड़ा था। हमें पहले से ही अटैक करना चाहिए। जब आदर्श को बुरा महसूस होने लगा तो उसने नंदिनी से कहा। जैसे ही उसने बाजू आस्तीन में सरसराहट सुनी, ठंड हवा में नाचने लगी। नंदिनी ने जमकर अपनी बाहें फैलाई। अब वह हवा में थोड़ी तैर रही थी। क्रिस्टलीय धूल नंदिनी के सामने एकत्र हुई और आइस क्रिस्टल धनुष की रूपरेखा तैयार की। नंदिनी की उंगलियों के बीच एक लंबा क्रिस्टलीय तीर दिखाई दिया। हृदय भक्षी नारकियों दानव को अंततः एहसास हुआ कि मनुष्यों का यह समूह उन लोगों की तरह कोई हानि रहित शिकार नहीं था जिनकी उन्होंने इच्छानुसार हत्या कर दी थी। इसकी हरकतें किसी प्रेत की तरह अप्रत्याशित थी क्योंकि यह एक मुश्किल कोण से नंदिनी पर झपटा था। इसके अगले पंजे नंदिनी के गले को निशाना बना रहे थे। चूर चूर करने वाला तीर नंदिनी का ऑरा अपनी सीमा तक पहुंच गया। उस क्षण सब कुछ जम गया सिवाय एक बर्फीले घातक तीर के जो जमे हुए समय को चीरता हुआ एक आश्चर्यजनक विध्वंसकारी तूफान के साथ आगे बढ़ा। चूर्णित करने वाला तीर सीधे हृदय भक्षी नारकी और दानव पर उड़ गया और उसके पहले जहर का तेज ज्वार जहरीले ज्वार ने नंदिनी के ठंड के पवित्र तूफान के साथ एक महान विरोधाभास पैदा किया। प्रत्येक ने ड्रैगन तालाब के आधे हिस्से को भर दिया। जब दोनों एक दूसरे से टकराए तो पूरी जगह जोर से हिल गई। तीर ने हवा में हृदय भक्षी नारकी और दानव को मारा। यह ऐसा था जैसे दो सेनाओं के कमांडर एक दूसरे पर अटैक कर रहे हो, लेकिन तीर हृदय भक्षी नारकी और दानव पर प्रहार करने में कामयाब रहा। हृदय भक्षी नारकी और दानव का शरीर लगभग तुरंत ही बर्फ से ढक गया, जिससे वह एक चिकनी बर्फ की मूर्ति में बदल गया। आधे सेकंड से भी कम समय में बर्फ की मूर्ति टुकड़े टुकड़े होकर हवा में बिखर गई और क्रिस्टलीय पाउडर बन गई। प्रचंड तूफान ने जहर का ज्वार निगल लिया। चूर्णित करने वाला तीर धूल में बदल गया। हृदय भक्षी नारकी और दानव को अपने साथ ले गया क्योंकि वह भी छोटे सफेद कणों में बदल गया। टोनी की आंखें चौड़ी होगी। उसका जबड़ा नीचे गिर गया जैसे वह किसी तरह से उखड़ गया हो। भले ही हृदय भक्षी नारकी और दानव एक शासक लेवल के प्राणी जितना मजबूत नहीं था, यह निश्चित रूप से सबसे मजबूत कमांडर लेवल के प्राणियों में से एक था जिसे वह जानता था। फिर भी नंदिनी ने इसे एक ही तीर से मार डाला था। टोनी को अचानक महसूस हुआ कि बर्फ की देवी उस प्राणी से भी अधिक भयानक थी। क्या यह मर चुका है? एलिन भी इस पर विश्वास करने के लिए संघर्ष कर रही थी। नंदिनी ने जो मैजिक इक्विपमेंट निकाला था वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इसने हृदय भक्षी नारकी और दानव को मार डाला था, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वे इसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। यह मर चुका है, लेकिन नंदिनी की सांसें तेज हो गई। वह दूसरे हृदय भक्षी नारकी और दानव की ओर मुड़ी जो अभी भी दीवार पर था। दो हृदय भक्षी नारकी और राक्षस लंबे समय तक जहरीले दलदल में रहे थे और अनगिनत प्राणियों को मार डाला था। नंदिनी ने अपना तीर मादा हृदय भक्षी नारकी और दानव पर लगा दिया था जो उन दोनों में से अधिक शक्तिशाली थी और उसे एक ही वार में मार डाला था। यदि वह निर्णायक रूप से हमला नहीं करती तो वे ही मर जाते। नर हृदय भक्षी नारकी और दानव ने गर्जनापूर्ण चीखें निकाली। वह केवल दीवार पर खड़ा था। यह देखने की योजना बना रहा था कि उसका साथी इंसानों को कैसे यातना देकर मार डालेगा, लेकिन उसका साथी अचानक ही मर गया था। यह पागलों की तरह चिल्लाया। चारों को ऐसा महसूस हुआ जैसे तेज चीख उनके दिमाग को भेदने वाली थी। चलो चले, नंदिनी ने पीले चेहरे के साथ कहा।
तुम उस पर एक और तीर क्यों नहीं चला देती, टोनी ने कहा। आदर्श ने उस आदमी की ओर देखा जिसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। चारों ओर तुरंत जाने लगे। वे अनिश्चित थे कि क्या मादा हृदय भक्षी नारकीय दानव की मृत्यु उस मैजिक को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी जो उन्हें उसी स्थान पर वापस लाती थी। हालांकि वे जानते थे कि पीछे रहना बेहद खतरनाक था। नर हृदय भक्षी नारकीय दानव चिल्लाता रहा, लेकिन उसने कोई अटैक भी नहीं किया। जाहिर है प्राणी के पास एक निश्चित स्तर की बुद्धि थी। इसने अभी अभी देखा था कि कैसे एक मजबूत महिला हृदय बख्शी नारकीय दानव की एक पल में मृत्यु हो गई थी, इसलिए उससे चिंता थी कि उसका भी वही हश्र होगा। हालांकि शेष हृदय भक्षी नारकीय दानव की बुद्धि ने वास्तव में कुछ समय के लिए चारों को खरीद लिया था। ऐसा नहीं था कि नंदिनी नर हृदय भक्षी नारकीय डीमन को एक और तीर चलाने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन पहला तीर चलाने के बाद उसकी ऊर्जा पहले ही खत्म हो चुकी थी। वह कमजोर थी, बेहद कमजोर। उसकी कल्टीवेशन अभी भी आइस क्रिस्टल धनुष पर पूरी तरह महारत हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप उस पर बहुत बड़ा बोझ पड़ा। हालांकि नंदिनी तुरंत बेहोश नहीं हुई। वह होश में रहने की पूरी कोशिश कर रही थी। यदि नर हृदय भक्षी नारकीय डीमन को एहसास हुआ कि उसने अपनी सारी ऊर्जा खो दी है, तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी आपदा होगी जो प्राणी अपने साथी का बदला लेने के लिए आगे बढ़ेगा। आदर्श ने नंदिनी का समर्थन करने की हिम्मत नहीं की, भले ही वह बता सकता था कि वह खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। चलो, हम तो यही आशा कर सकते हैं कि प्राणी मरने से डरता है, आदर्श ने गंभीरता से कहा। भले ही मादा नारकीय दानव मर चुकी थी, फिर भी उनके पास नारकीय दानव से मुकाबला करने का कोई मौका नहीं था। उन्हें वह स्थान छोड़ना पड़ा जबकि जीव अभी भी उन पर अटैक करने से डर रहा था। यह पता चला कि मादा नारकीय दानव उस भ्रम के लिए जिम्मेदार थी जो उन्हें साथ सर्प ड्रैगन तालाब में वापस लाती रही, क्योंकि वे अब उसी स्थान पर वापस नहीं आए। रास्ता दिखाने के लिए एलिन ब्रिलियंट लाइट फेंकती रही। उन्हें अपना परिवेश परिचित सा लगने लगा। वे भ्रम से बचने में कामयाब रहे थे। उन्हें केवल उस प्रवेश द्वार तक जाने की जरूरत थी जहां जहर मियास्मा की परत सबसे मोटी थी, और वे जल्द ही इस भयानक जगह को छोड़ देंगे। क्या वह प्राणी अभी भी हमारा पीछा कर रहा है? टोनी ने चिंतित होकर पीछे देखा। ब्रिलियंट लाइट से प्रकाशित क्षेत्र काफी सीमित था। उनके पीछे का स्थान गुप्त काले अंधेरे से ढका हुआ था। हालांकि टोनी अभी भी दीवार के साथ रेंगते हुए कुछ पैरों, सांपों की तरह एक लंबी पूंछ और प्राणी के सिर पर असंख्य मुंहों से निकले भयानक नुकीले दांतों की एक झलक पाने में सक्षम था। प्राणी के पास स्पष्ट रूप से कोई आंखें नहीं थी, फिर भी टोनी को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी खतरनाक नजरों से उसके अंदर देखने में सक्षम था। टोनी कांप उठा। उसे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। वह प्राणी अभी भी हमारा पीछा कर रहा है, टोनी चिल्लाया। आदर्श ने कहा, जैसे ही नंदिनी अपनी सीमा तक पहुंचेगी जीव उस पर अटैक कर देगा। नर नारकीय दानव काफी चतुर था। इसने समूह का पीछा केवल इसलिए किया था क्योंकि इसे नंदिनी की स्थिति पर संदेह था। वे अभी भी इसके क्षेत्र में थे। इसमें बहुत धैर्य था, एक जंगली भेड़िए की तरह जो झगड़कर अपने दुश्मन पर काबू पाने में अच्छा नहीं था, लेकिन हार मानने की उसकी अनिच्छा और उसका धैर्य। यह अपने शिकार पर तब तक दबाव डालता रहेगा जब तक कि वह अंततः मानसिक और शारीरिक रूप से थक न जाए। उसका शिकार आसानी से हार मान लेता था, जिससे भेड़िया अपनी इच्छानुसार दावत कर सकता था। क्या हम अभी तक वहां नहीं हैं? एलिन ने घबराते हुए कहा। नंदिनी जितनी कमजोर थी, हर किसी का दिल उतना ही भारी हो रहा था। वे महसूस कर सकते थे कि नर नारकीय दानव अपनी चाल चलने के लिए बहुत प्रलोभित था। टोनी ने कहा, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। यह 10 रास्तों वाले जंक्शन के ठीक बाद है। मैं नंदिनी अंततः अपनी सीमा पर थी। थकान से व्याकुल होकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका शरीर तुरंत निढाल होकर गिर गया। आदर्श ने तुरंत उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। जिस क्षण उसे खूबसूरत महिला को पकड़ने की रोमांचक अनुभूति महसूस हुई, उसी क्षण उसे घोड़ों पर सवार सैनिकों की सेना की तरह एक मजबूत जानलेवा ऑरा भी महसूस हुआ जो उन पर अटैक कर रहा था। एलिन, उसका ख्याल रखना। आदर्श ने नंदिनी को पास के एक पत्थर के सामने खड़ा कर दिया और एलिन को उसके करीब रहने के लिए कहा। फैटी, अगर कुछ उपयोगी है तो अभी इसका उपयोग करे।
जब हम सब यहीं मरने वाले हैं तो क्या तुम अपनी ताकत बचाने की हिम्मत मत करना। आदर्श टोनी पर चिल्लाया। मैं डिफेंस खड़ा कर सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ समय की आवश्यकता होगी। यह प्राणी को कुछ समय के लिए रोके रखने में सक्षम होगा, टोनी ने कांपती आवाज में कहा। जल्दी करो, मैं पहले इसे रोक दूंगा, आदर्श ने कहा। आदर्श ने आगे अपना समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने टीनेज फ्लेम बेले को अपनी आत्मा में विलीन होने के लिए बुलाया। विपत्ति की आग भड़क उठी और उनके अंधेरे और भयावह परिवेश को रोशन कर दिया। धधकती फ्लेम्स ने एक विशाल तलवार का निर्माण किया, जिसे आदर्श ने अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। लाइटनिंग तानाशाह। अकेले आग कहीं पर्याप्त नहीं थी। आदर्श ने अपना लाइटिंग तानाशाह डोमेन जारी करना शुरू कर दिया। जबकि उस पर लिटिल फ्लेम बेले का कब्जा था, उसने अपने कवच के रूप में लाइटिंग पहनी हुई थी। आग ने उसे घेर लिया था और उससे 100 मीटर से अधिक दूर तक फैल गई थी। जैसे ही आदर्श ने अपने 2 सबसे मजबूत मैजिक दिखाए, अंततः उसे उस शातिर प्राणी से मुकाबला करने का थोड़ा आत्मविश्वास महसूस हुआ।